हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर शारीरिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स मीन्स शारीरिक के मान पर हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि डिटर्मिनेंट अर्थात शारीरिक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर वो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अगर वो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो हम उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, अगर वो फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। आज के इसी लेक्चर में हम इन सभी के सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसको आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर से जरूर बताइएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक का प्रसार। ध्यान देना, टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स क्या? शारीरिक का प्रसार। ध्यान से समझना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या टॉपिक है? एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन, और इसी एक्सपेंशन की हेल्प से ही इसकी वैल्यू अर्थात डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ध्यान समझिए कैसे मान ज्ञात करते हैं। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करके हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं, उसका मान ज्ञात करते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम द्वितीय कोटि के सारणिक की बात करेंगे। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, किसकी? द्वितीय कोटि का सारणिक जो होगा मींस सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो होगा उसका एक्सपेंशन कैसे किया जाता है और उसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम लोग ये सीखेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे a इक्वल टू हमने ले लिया ABCD, ये डिटर्मिनेंट का साइन ऐसे बनेगा, आपको पता है। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे लिखेंगे हम इसको, मॉड लगता है इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख पढ़ा जाता है। डिटर्मिनेंट ए का मतलब होगा ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ए का डी से होगा तो ए डी और माइनस में इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए डी माइनस बी सी जो होगा वही डियर स्टूडेंट्स से डिटर्मिनेंट की क्या हो जाती है? वैल्यू हो जाती है। बहुत ही आसान है, आप देख पा रहे हो। अगर कोई सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू को फाइंड करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आइए समझिए, एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें नंबर्स हो और उसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाते हैं। ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट हमें यहाँ बनाना है 5, 1, 2 और 4, सही है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम फाइंड करेंगे तो 5 को 4 से करेंगे, 5 × 4 माइनस 2 × 1 है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो 20 होगा, माइनस में 2 मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो 18 आ जाएगा। ये है सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करने का मेथड विद वन एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास तृतीय कोटि का सारणिक आएगा। ध्यान दो, तृतीय कोटि या तृतीय कोटि नहीं, द्वितीय क्रम लिखिए। द्वितीय क्रम ना, नहीं तो आगे चल के आप कंफ्यूज होंगे। द्वितीय क्रम है और ये तृतीय क्रम है, ठीक, जिसको हम लोग बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो है इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे a इक्वल टू हमने यहां पर लिखा ABC DEF GHI, ठीक, ये हमारा एक थर्ड ऑर्डर का या तृतीय क्रम का एक डिटर्मिनेंट है, एक सारणिक है। हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, मींस इसे हमें एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करके ही हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में बताया था।
तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वही माइनस का यूज करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो डिटर्मिनेंट है ना, इसकी फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। ध्यान देना कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। ऐसे लिखा जाता है a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये फर्स्ट एलिमेंट a, और उसके बाद ये फर्स्ट एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे। तो ये रो और ये कॉलम छूट गया, क्या बचा, EF बच गया, और देखो ये छोड़ा तो कितना H और I बच गया। ध्यान दो, जिस रो जिस कॉलम में है वो छूट जाएगा। अगला इसको लिखेंगे तो ये माइनस डी, ध्यान रखना इसका साइन प्लस होगा, इसका माइनस, इसका प्लस, माइनस, ऐसे होता चला जाएगा। तो माइनस होगा तो ये और ये छूटेगा, BC H और I बचेगा, BC H और I यहां पर बच जाएगा। उसके बाद प्लस में क्या लिखा जाएगा, G लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए सभी लोग। तो ये और ये छूटेगा तो BC बचेगा, E और क्या बचेगा, F बचेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो अभी देखिए क्या हुआ, इस तरह से एक्सपेंशन करने से हमारा ये जो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था वो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में चेंज हो चुका है। अब सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करना हमें आता है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू a, इसको करोगे तो EI माइनस HF हो जाएगा, माइनस डी यहां रहेगा ही, इसको करोगे तो कितना होगा, BI माइनस HC हो जाएगा, और प्लस जी, और यहां पर BF माइनस CE हो जाएगा। और इस तरीके से इस थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है डियर स्टूडेंट्स उसकी भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अभी एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को स्पष्ट करके दिखाता हूं, वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूं। ये तो सिंपल सा मैंने आप लोगों के साथ मेथड यहां पर डिस्कस किया, बाकी अभी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल खुद से लूंगा और बुक का भी एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझाऊंगा, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इतने सारे टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी चीजें आपको मैं बताता चलता हूं उन सारे टॉपिक्स को आप लोग नोट करते चला करिए। हर एक लेक्चर में कोई न कोई स्पेशल टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, और प्रत्येक लेक्चर में जो भी टॉपिक मैं उठाता हूं उस टॉपिक को उसी लेक्चर में आपको कंप्लीट करके प्रोवाइड कराने का पूरी तरीके से प्रयास करता हूं। ठीक है, आइए समझिएगा। जैसे a इक्वल टू हो गया डियर स्टूडेंट्स 2 4 5 0 1 2 3 1 5। सपोज करिए ये हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है। कैसा डिटर्मिनेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। ठीक, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, मींस तृतीय कोटि का हमारे पास सारणिक दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम लोग, अभी जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया। देखो डियर स्टूडेंट्स, अभी आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही इसका एक्सपेंशन किया जाए। फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में भी इसका एक्सपेंशन हो सकता है, और किसी और रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है या नहीं, वो अभी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स पहले से थोड़ा बहुत सीखे रहते हैं ना, तो उनको लगता है अरे सर इसके रिस्पेक्ट में भी तो हम लोग कर सकते हैं। वो सारी चीजें भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं कि हाँ फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में आपको एक्सपेंशन करना है, तो अभी आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही अपना एक्सपेंशन यहां पर करिए। आइए करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम जब फाइंड करेंगे तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। अब जब 2 लिखेंगे तो जिस रो जिस कॉलम में है छूटेगा 1 2 1 5 यहां पर लिख उठेगा। अब माइनस में 0 लिखा जाएगा, ये और ये छूटेगा 4 5 1 5। देखो मैं भी आपको समझा रहा हूं इसलिए सारी चीजें लिख रहा हूं, बाकी आपको पता ना ये वाला टर्म 0 हो जाता है, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। +3 करो, ये और ये छूटेगा तो यहां कितना आएगा 4 5 1 और 2, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, 5 1 जा 5, और माइनस में कितना होगा 2, माइनस में ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस में 3 करिए, 4 × 2 मतलब 4 दूना 8 लिख सकते हैं, और माइनस में यहाँ 5 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, पूरा समझ रहे होंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कितना बचेगा 3 2 जा 6 हो गया, और प्लस यहाँ पर 5, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 3 जा 9 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है आपका वो कितना आ जाएगा 15। यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, क्या उसकी प्रोसेस होती है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है।
आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ही क्यों डिस्कस करेंगे मैं अभी आपको बताता हूं। खूब ध्यान से लेक्चर में बने रहिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर लास्ट में लेक्चर पसंद आ जाया करे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताया करिए और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जो मेहनत हो रही है उसका कुछ तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो आइए बात करते हैं हम लोग फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ऑर्डर डिटर्मिनेंट मीन्स चतुर्थ कोटि जो है उसके डिटर्मिनेंट की हम थोड़ी सी बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एक डिटर्मिनेंट हमें मिल गया ए बी सी डी, ठीक, फिर ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये हमारा फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? इसका जैसे हमारे थर्ड ऑर्डर का एक्सपेंशन हुआ था, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की जैसे वैल्यू फाइंड करी गई थी, वैसे ही फोर्थ ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स फाइंड करी जाती है। देखिए कैसे, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंस करेंगे, यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, इसके पहले भी लिखा जा सकता है इसके फर्स्ट रो, ठीक, फर्स्ट रो। तो कर लेंगे आराम से, ए लिखेंगे, ये और ये छोड़ेंगे, जो बचेगा पूरा लिखना पड़ेगा, एफ जी एच जे के एल, ठीक, ये और ये छूटा है एन ओ पी। अब देखो ऐसे क्या होगा, सब का होगा। तो अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, देखो जो हमारा फोर्थ ऑर्डर का होगा, ध्यान दो, हमारा जो फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, इसके पहले जो किए थे क्या था, जो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, ध्यान दो, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया, उसकी वैल्यू हम लोगों ने देखा कि उसकी वैल्यू हम लोगों को डायरेक्ट मिल गई थी, उसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब हमें थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिला तो उस सिचुएशन में ये चेंज हुआ, पहले कहाँ, सेकेंड में, उसके बाद तब इसकी डियर स्टूडेंट्स क्या फाइंड हो गई, वैल्यू फाइंड हो गई। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड नहीं हुई थी, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को पहले सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट चेंज किया गया था, तब उसकी वैल्यू को फाइंड किया गया था। तो इसी प्रकार से जो हमारा फोर्थ ऑर्डर का होगा, फोर्थ ऑर्डर पहले जाएगा, ये डियर स्टूडेंट्स चेंज होगा कहां पर, थर्ड में, थर्ड से जाएगा कहां, सेकेंड में, तब जाकर के इसकी वैल्यू निकलेगी। ये प्रोसेस होती है। सबसे खुशी की बात आप लोगों के लिए यह है कि मैं इस पर ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आप लोगों के सिलेबस में ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को सिलेबस में केवल और केवल सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसी की वैल्यू फाइंड करना हम लोगों को सीखना है। तो आई होप आप लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू को फाइंड करना सीख लिया होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे ये टॉपिक हमारा अच्छे से मजबूत हो जाए, तो हम आगे चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स लेक्चर में बने रहिएगा। अभी प्रोसेस मैंने सिखा दिया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखूंगा, उसमें से मैं खुद सॉल्व करूंगा कुछ क्वेश्चन और कुछ आप लोगों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान से बने रहिएगा डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है आप लोगों की ये। अगर आप लोग इसी तरीके से लगातार अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो बेहतर अंक जरूर प्राप्त करेंगे, ये मेरा आप लोगों पर भरोसा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सारस के नियम से प्रसार कीजिए, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी है कुल मिलाकर के, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ क्वेश्चंस हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 3 4 है, फिर -5 0 है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे राइट करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है √3, उसके बाद -√5, फिर √5 है और 3√3 है यहाँ पर। और हमारे पास एक क्वेश्चन और है, थर्ड क्वेश्चन है, ये भी सेकेंड ऑर्डर का है, 1 है, log 2/3 है, ठीक, और यहाँ पर log 3/2 है, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 1 लिखा हुआ है। इन सब की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। आइए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करना तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें तो आपको कोई समस्या होगी ही नहीं। आइए देखिए फर्स्ट वाला सॉल्यूशन करिए।
सॉल्यूशन करते हैं। a इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 3 है, 4 है, -5 है, 0 है। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, 3 इंटू 0 हो जाएगा, -5 इंटू 4, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। ये 0 हो गया, ये -20 हो गया। फाइनली इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो +20 आएगी और यही डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर। आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है? बिल्कुल, आपके एग्जाम में 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, तो पूछा जा सकता है। ठीक, आइए, ये तो हम लोगों ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। सेकेंड वाला देखिए, सपोज इसको b से दिखा देते हैं, तो √3 माइनस में √5, फिर √5, फिर 3√3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू, ये आपका मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू में 3√3, फिर माइनस माइनस प्लस कर दो, यहाँ √5 इंटू में √5 हो जाएगा। जल्दी से करने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। देखो √3 3 9 हो जाएगा और प्लस में 5 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ b जो होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। और फटाफट से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाया है, कई बार पूछा जा चुका है मीन्स, और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ कैसे क्या होगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या है, 1 log 2/3 log 3/2 और 1 है। वैल्यू को फाइंड करेंगे, चलो a से डिनोट कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो 1 माइनस log 3/2 इंटू log 2/3 लिखा हुआ है। तो बड़ा ही आसान है, आप लोग एक फार्मूला जान लीजिएगा। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि log a/2b कहीं लिखा है तो इसको जो है 1/log b/2a लिखा जा सकता है। मीन्स उसको चेंज कर देंगे तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जब निकालेंगे तो 1 माइनस यहाँ पे log 3/2 है, इसको हम लोग log 3/2 1/, में लिख सकते हैं। ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो निकलेगा 1 - 1 निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट a जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही फटाफट से आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इतने सारे एग्जाम्पल देने के पश्चात जो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, द्वितीय कोटि का जो सारणिक है, उसकी वैल्यू को फाइंड करना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए तृतीय कोटि के आधार पर भी कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के सिलेबस में है, हम लोगों से पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम आप लोगों के साथ करते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आराम से बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको पूरा देखोगे आपके एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चंस यहाँ से जरूर मिलेंगे। ठीक है, आइए देखिएगा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, a इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट बना हुआ है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वो है डियर स्टूडेंट्स 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेता हूं। एक सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें हमें जो गिवन है डियर स्टूडेंट्स वो लिखा है 6 32 10 और 3 है 13 है 4 है, ठीक है, 4 है। उसके बाद फिर 7 है 37 है और 11 है। ये क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन हमें और भी गिवन है, यहाँ पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है 3 5 -2 2 1 6 -4 -1 और 7। ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन 3 के 3 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। मींस इस जो डिटर्मिनेंट्स हमारे पास बने हुए हैं, इन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो 3 के 3 क्वेश्चंस सब एक जैसे ही हैं, इसमें से कोई एक मैं सॉल्व कर देता हूं, कोई भी एक कर देता हूं। इसको आप लोग करिएगा, इसको आप करिएगा, ये थर्ड वाला मैं कर देता हूं। सेकेंड वाले में कुछ कैलकुलेशन होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कुछ कैलकुलेशन को आप लोग खुद से ही करें, जिसके बारे में मैं इसके बाद वाले लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि मैंने आपको क्यों कहा कि आप इसका कैलकुलेशन खुद से करिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 5 -2 हो गया,
216 हो गया, -4 -1 7। एक्सपेंशन करिए इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ a = 3 लिखेंगे तो ये और ये छूटेगा तो 1 आएगा, 6 आएगा, -1 और 7 आएगा। इसका साइन माइनस होता है तो -2 हो जाएगा। अब ये और ये छूटेगा, 5 -2 हो जाएगा, 5 -2 -1 और 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -4 लिखा जाएगा, ये और ये छूटेगा तो 5 -2 आएगा, 1 और क्या आएगा 6। इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। अब इसके आगे की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है ये तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम फाइंड करेंगे तो 3 7 1 जा 7 और प्लस में ये 6 हो जाएगा, -2 7 5 35 होगा और माइनस में यहाँ 2 माइनस प्लस, उसके बाद यहाँ -4 होगा, यहाँ 6 5 30 होगा और प्लस में 2 हो जाएगा। सॉल्व करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे हम लोग तो 7 और 6 13 3 39 39 ये हो गया, माइनस यहाँ बचेगा कितना 33 2 जा 66 हो जाएगा, है ना। और माइनस में यहाँ हम बात करेंगे तो 32 गुणे 4 4 3 12 4 2 8 128 ये हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब आप निकालोगे तो पहले इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो यहाँ पर आपको 17 मिलेगा, वो भी माइनस में 128। दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मिलेगा आपको 8 7 15 के 5 ये हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, ठीक है, और 1 1 2 हो गया, -245। डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हमें मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? -155 आ रहा है, -155 आ रहा है। थोड़ा चेक कर लीजिए भाई, 8 7 15 और 2 1 3 1 4 और 1 1 145, यहाँ पर 155 दिखा रहा है। कहाँ पर गलती हो गई है भाई? देखिए यहाँ पर, ये तो मुझे सही लग रहा है ना। 17 आएगा, यहाँ की 27 आएगा, शायद 27 आएगा, है ना। यहाँ 27 आएगा और ये जब 27 हमारा आएगा तो ठीक है, इसमें से जब ये माइनस होगा तो कितना आएगा यहाँ पर देखो, 8 7 15। क्या कर रहे हो भैया, दोनों जोड़ रहे हो ना। 8 7 15 के 5 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ पर ये बचेगा -155, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। और यही आंसर इसमें दिया भी गया है, -155। यही डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, एक का आंसर 10 आएगा, एक का 0 आएगा। ये जो है इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा और इस वाले का आंसर जो आएगा वो 10 आएगा। सॉल्व करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा डियर स्टूडेंट्स कि आपका आंसर आया या नहीं आया। अगर कहीं डाउट होगा, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा, मैं उस पर आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर डिस्कस कर लूँगा, उसको मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसको जो है ना फाइंड करने का एक तरीका और भी होता है। इसको फाइंड करने का एक तरीका भी और भी होता है जिसको बोलते हैं सारस नियम। सारस नियम क्या होता है इस पर भी हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर से ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी ध्यान दे लीजिए सभी लोग, अभी आप लोग इस चीज़ को ध्यान दे लीजिए कि सारस नियम को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ये भी मैं आप लोगों को अगर कहिए तो यहीं पर ही बता देता हूं तो आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। आइए समझते हैं कि एक होता है डियर जो तृतीय कोटि का सारणिक होता है, ध्यान दो, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग सारस नियम का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, तृतीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए सारस नियम क्या है, आइए उसको मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सारस नियम, ठीक, स्टूडेंट्स आइए समझ लेते हैं। ये जो सारस नियम होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका यूज करते हुए केवल तृतीय कोटि के सारणिक का ही मान ज्ञात किया जाता है। जो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट होता है उसी की वैल्यू फाइंड करी जाती है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए जैसे A = हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। देखो सारस नियम कैसे लगाते हैं, ध्यान देना। सारस नियम को लगाने के लिए ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 लिखिएगा। उसके बाद पहले के दो स्तंभ फिर लिखिएगा।
A1 A2 A3 B1 B2 B3, पहले के दो स्तंभ फिर से लिख दिए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे आप डायगोनल बनाइएगा, ये वाला, फिर इसके साथ ये वाला, फिर इसके साथ ये वाला, इन सब का चिन्ह प्लस लिया जाएगा, इसका प्लस और इसका प्लस। आराम समझो, समझाता हूं अभी आप लोगों को। उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स जो होगा, यहां पर देखा जाएगा कि इसका डायगोनल आपको यहां पर मिल पा रहा है, उसका डायगोनल आप लोगों को यहां पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां से बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक, और एक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है क्या, तीन एलिमेंट्स का डायगोनल डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पर मिलना चाहिए। ये जो है हमारा C3 थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये इसके साथ इसका बन जाएगा, और इसका सब का चिन्ह माइनस होगा। अब इसमें तीन को गुणा किया जाता है, देखो कैसे। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को अगर निकालना है तो इससे डिटर्मिनेंट का साइन लगाइएगा और इसको सबको तीनों गुणा करिएगा, A1 B2 C3 प्लस, फिर इस पे आ जाएगा B1 C2 A3 और प्लस इस पे आ जाएगा C1 A2 और B3, इनको सब में साथ, और बीच में माइनस कर लीजिएगा और इनको सबको गुणा कराइएगा, A1 C2 A3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो भी है B1 है तो लिख दीजिएगा B1 और A2 B3 होगा, प्लस इसके साथ जो है आपका C3 है, B2 है और A3। बस इसी को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। एक काम करते हैं, इसकी हेल्प से मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, बाकी इसको आप लोग ऐसे ही नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान सा मेथड है, यह सारस नियम कहलाता है। इस सारस नियम की सहायता से हम लोग डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि ये सारस नियम क्या है जिसकी हेल्प से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डायरेक्ट फाइंड कर पाएंगे। अभी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, है ना, उसी की हेल्प से कर सकते हैं, या कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ एक डिटर्मिनेंट हमारे पास गिवन है, 2 है, 1 है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ 3 है, और उसके बाद 3 है, 5 है और 0 है, उसके बाद 4 है, 3 है और 5 है। इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए समझिए, ध्यान से समझिए, और कैसे फाइंड करेंगे ये भी आप लोग देखिए इस एग्जांपल के माध्यम से। हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग के जो 2 कॉलम होंगे उनको फिर से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो ये कॉलम कौन कौन से, देखो 2, 1 और 3 फिर से लिख दिया जाएगा, फिर 3, 5 और 0 को फिर से लिखा जाएगा। अब बनाओ इसका डायगोनल, देखो ध्यान से, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन, तीन एलिमेंट्स आएंगे। ठीक, ये आपका बन गया, देख रहे हैं, और ये क्या होगा प्लस, ये भी क्या होगा प्लस, ये भी क्या होगा प्लस। पहले इसका काम करिए आप, डिटर्मिनेंट डेल्टा की जब वैल्यू निकालोगे तो इन तीनों को गुणा करोगे, 2 गुणे 5 गुणे 5, सही है, इसका गुणा हो जाएगा, और धन, उसके बाद इसका 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया प्लस, इसका क्या होगा 4 गुणे 1 गुणे 0, ये हो जाएगा। समझ आ रहा है, और माइनस में इसके बाद सबको गुणा कर लीजिए, तो वो कहाँ से बनेगा, ये देखो यहाँ से, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक, और अगला कौन सा बनेगा डियर स्टूडेंट्स, एक हमारा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हमारा, ठीक है, एक हमारा जो है पहले से ले जा करके बनना चाहिए था। एक सेकेंड, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, कुछ तो गड़बड़ी लग रही है। एक पहला यहाँ से बनाइए, दूसरा यहाँ से बनाइए, और तीसरा डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ से बनाइए। देखिए ये उसमें अगर गलती रही होगी तो आप लोग सुधार लीजिएगा, ऐसे बनेगा जा करके ना, 1 2 3, तीनों यहाँ पे आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 4, और माइनस में ये हमारा क्या है, 0 है। जब 0 है तो हटाओ, इसको 0 करो, उसके बाद ये है तो कितना हो गया, प्लस में करके हो जाएगा 5 गुणे 1 गुणे 3। आओ सॉल्व करें और देखो कितना आएगा। डेल्टा इक्वल टू 50, 25 दूना 50, ये हो गया, 3 त्रिका 27, ये हो गया, और माइनस में अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 5 चौक 20 चौक 80, ये हो गया, है ना, और यहाँ पर 5 3 15 डियर स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ से 15 मिल गया। अब इसको सॉल्व करिए, तो डेल्टा इज इक्वल टू जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 2 7, 77 आ जाएगा, और माइनस में यहाँ 95 आ जाएगा, सही है। अब इसकी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, 5 3 15 चौका 60, यहाँ 60 होना चाहिए ना,
तो यहाँ पर आप लोगों का जो आएगा वो 75 आएगा। तो फाइनल डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। ये बड़ा ही आसान सा नियम था। इसके पहले जो मैंने बनाया था शायद उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। मैं एक बार फिर से उस फार्मूले को बना देता हूँ जिससे आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। एक बार फिर से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं फार्मूला यहाँ बना देता हूँ। मुझे लगता है कि पिछले वाले में कुछ दिक्कत हुई थी। ए इक्वल टू देखिए ध्यान से, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 यहाँ हो गया। यही दो कॉलम फिर से लिखे जाएंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3। पहला कौन सा बनेगा, ये देखो ये बनेगा, फिर ये बनेगा और फिर ये बनेगा। समझ आ रहा है। उसके बाद दोबारा फिर यहीं से पकड़ लेना आप लोग। ये देखो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। देख रहे हैं आप लोग, ये बनेगा, सारे एलिमेंट्स क्रॉस हो जाएंगे। अब जब करेंगे आप लोग इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जब आप लोग निकालेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ये तीनों गुणा होंगे, मतलब A1 B2 C3 होगा और प्लस इसका होगा B1 C2 और A3 होगा, प्लस इसका होगा C1 A2 B3 होगा। कैपिटल ब्रैकेट लगा देना, माइनस कर देना, इन सब को इधर से गुणा कर लेना। आप क्या, A3 B2 C1 प्लस यहाँ हो जाएगा B3 C2 और A1 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, C3 A2 और B1 हो जाएगा। इस तरीके से अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से कि सारस नियम से हम लोग कैसे एक्सपेंशन करते हैं और उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आता है डियर स्टूडेंट्स कि सारस नियम से प्रसार करिए, तो जब लिख करके आएगा सारस नियम से तो आपको सारस नियम से ही प्रसार करना पड़ेगा। आप एक दो क्वेश्चन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो मैं थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। बाकी मुझे भरोसा है कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ चुके हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के